वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 और आज का हमारा टॉपिक है थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये सारा आपका थियरिटिकल बेस है जिससे कि आपको आगे अकाउंट्स में हेल्प रहेगी और आपको ये सारे कंसेप्ट पता चलेंगे कि जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं या तो आगे के चैप्टर्स में करने वाले हैं वो क्यों करना है और किस बेस पे हम लोग करते हैं, राइट। सो फॉर ऑल दिस पर्पस this is chapter is very much important, so stay tuned on my channel, back to my YouTube channel कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अब जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है दिस इज थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये पूरा आपका एक बेस क्रिएट करेगा और जिससे आपको पता चलेगा कि आगे के जो चैप्टर्स हम लोग क्लास 11 में पढ़ने वाले हैं उसकी इफेक्ट या तो उसके जो ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं अकाउंट्स में वो क्यों करते हैं और कैसे करना है। ठीक है, तो उस एंगल से ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ जो उसमें हम पढ़ेंगे दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, राइट। दे आर बेसिकली द रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट। यहाँ पे जो की वर्ड्स है, राइट, जो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको इंक्लूड करना है वो सारे की वर्ड्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। मुझे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था, ठीक है, कि भाई सर हमें ये बताइए कि कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए या तो जो एग्ज़ाम में हम लोग लिख सके। ओके, तो ये आपके हो जाएंगे कीवर्ड्स जो आपको एग्ज़ाम में इंक्लूड करना है और आप लोग लिख सकते हो जिससे आपको मार्क्स इजीली फैच हो जाएंगे। ओके, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है, पूरा स्टेटमेंट तो आप लोग खुद से लिख सकते हो, आप लोग इतने स्मार्ट हो, राइट। यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड्स मैंने मेंशन किए। नंबर 1 रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है कि भैया क्या एक्शन हमें लेना है। ठीक है, अगर लेट से कि कोई एसेट हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं या तो कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आई एम श्योर अब आपको पता ही है एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। नहीं पता है तो क्या करना है, आगे के वीडियोस देखना है। ठीक है, सो रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट, जिसे मुझे एसेट में क्या ट्रीटमेंट देनी है, लायबिलिटी के लिए क्या ट्रीटमेंट देनी है, ये सारी चीज़ें हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताता है। सेकेंड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटेंट्स और यू कैन से अडॉप्टेड बाय अकाउंटेंट्स। जो पूरी दुनिया में अकाउंटेंट्स फैले हुए हैं, ठीक है, उनके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, यूनिवर्सली अडॉप्टेड। तो अगर कोई भी अकाउंटेंट है या तो फ्यूचर में कोई अकाउंटेंट बनता भी है तो वो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो कर सकते हैं और उस हिसाब से वो लोग अपने बिजनेस में या तो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे वो लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं। सो दिस आर वेरी मच यूजफुल इन योर डे टू डे लाइफ ऑल्सो। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स आपको आगे भी काम आने वाले हैं। थर्ड, गाइडेंस टू प्रोवाइड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, राइट। जो हमने आगे डिस्कस किया कि एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, ये जो सारे टर्म्स हमने डिस्कस किए उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, किस तरह से आपको उसको रिकॉर्ड करना है, ये सारी चीज़ें आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से पता चलता है। सो आई एम श्योर यू आर क्लियर विद द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में दो टाइप होते हैं, पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पढ़ना है। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है, दीज आर द बेसिक अजम्पशंस। अब बेसिक अजम्पशन मतलब क्या कि मैं जो भी अकाउंटिंग करता हूँ या तो मैं जो भी अकाउंटिंग करने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि मैंने ये अकाउंटिंग कंसेप्ट्स तो फॉलो किए ही है, नो मैटर व्हाट। ठीक है, जो भी कंडीशन हो ये माना जाएगा कि भैया आपने अकाउंटिंग कंसेप्ट तो फॉलो किए ही है। ओके, सो दीज आर द बेसिक अजम्पशंस एज आई हैव मेंशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, मतलब कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं या तो आगे प्रिपेयर करने वाला है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। सो ऑब्वियसली जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे उससे पहले ही हम लोग अज्यूम करेंगे कि भैया हमने ये सारी चीज़ें फॉलो की है। क्लियर। सेकेंड इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब कन्वेंशंस क्या है, दे आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। सी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ऐसी चीज़ है ना कि जो मतलब कि उसमें कोई आपके पास फुल फ्लैज कोई मेथड नहीं है, कि कोई फिक्स मेथड नहीं है, राइट। इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इट विल चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया वैसे वैसे अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस भी और ज़्यादा डेवलप होती गई। सो दे आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड दे चेंजेस, राइट। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट।
तो अगर कुछ नया डेवलपमेंट होता है अकाउंटिंग फील्ड में या तो कोई नई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डेवलप होती है तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस विल अंडरगो अ चेंज। क्लियर? सो दे आर नॉट द बेसिक अजम्पशंस। ठीक है, तो जैसे जैसे कोई अकाउंटेंट्स या तो जो बिजनेसेस प्रैक्टिस करते हैं सालों से, वैसे वैसे उन्हें पता चलता है कि भैया चलो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को इस तरह से नहीं करना चाहिए, राइट, इसको तो ऐसे करना था रिकॉर्ड हमें, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। सो बेसिकली अकाउंटिंग कन्वेंशंस कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्लियर? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब इसके कौन से फीचर्स है, राइट, और जिसके लिए हम लोग इसको फॉलो करते हैं। ओके, द फर्स्ट फीचर इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? मैन मेड है। ना कोई कृष्ण भगवान ना कोई वासुदेव भगवान आया था इसको बनाने के लिए। किसने बनाया है? हमने बनाया, ऑब्वियसली, राइट। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। ठीक है, सो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने विद टाइम इसको क्या किया है? डेवलप किया है। ठीक है, जैसे साइंस है, मैथ्स है, राइट, वैसे ही अकाउंटिंग बिजनेस की एक लैंग्वेज है, राइट, और लैंग्वेज क्या होता है? विद टाइम डेवलप होते जाता है। क्लियर? सेकेंड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। अब ये मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ठीक है, दे आर मैन मेड। सेकेंड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल इन द सेंस अब उसको तोड़ मड़ोड़ के जितना खींचना हो लंबा खींच सकते हो, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। दे आर नॉट रिजिड। येस, समटाइम्स बिकॉज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको ऐसा लगेगा कि वो रिजिड है, लेकिन इतना भी रिजिडिटी नहीं है, वो फ्लेक्सिबल भी है। आप जब चाहे तब उसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास उसका प्रॉपर रीज़न होना चाहिए, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से सिचुएशन में आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो एंड थर्ड इज जनरली एक्सेप्टेड। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? दे आर जनरली एक्सेप्टेड। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता है, लेकिन जो एक्सेप्टेंस होता है वो भी किसी चीज़ पे डिपेंड तो करेगा। ठीक है, हर कोई अकाउंटेंट या तो हर कोई बिजनेस तो उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। सो बेसिकली ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इट शुड बी रेलेवेंट। ठीक है, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसकी जनरल एक्सेप्टेंस कब होगी? इफ़ इट इज़ रेलेवेंट टू योर बिजनेस, और इसको एक्सेप्ट करने के बाद आपके बिजनेस को कोई बेनिफिट मिल रहा है या तो आपके लिए ये अकाउंटिंग ईजी कर रहा है, तब जाके आप उसको क्या करोगे? एक्सेप्ट करने वाले हो, राइट। देन ऑब्जेक्टिव, राइट, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होना चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने के बाद, तब जाके आपके लिए क्या होगा? इसका जनरल एक्सेप्टेंस होगा। ठीक है, एंड थर्ड क्या हो जाएगा? पहला हमने क्या देखा? रेलेवेंट। ठीक है, इट शुड बी रेलेवेंट। देन द ऑब्जेक्टिव, राइट, एंड फिजिबल। ठीक है, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप लोग फॉलो कर रहे हो दे शुड बी फिजिबल, राइट। तो ये ज़्यादा आपके लिए कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा आपके लिए ट्रिकी भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ईजी टू बेसिकली फॉलो देम। सो क्लियर विद द फीचर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। अब अभी हमने अकाउंटिंग अजम्पशंस डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग अजम्पशंस कैसी चीज़ है कि जो मैं मानकर चल रहा हूँ कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने प्रिपेयर किए तो मैंने ये अकाउंटिंग अजम्पशंस के बेस के ऊपर उसको प्रिपेयर किया, मतलब कि ऑलरेडी मैंने ये अकाउंटिंग अजम्पशंस फॉलो कर दिए हैं। ओके, सो क्या है? देयर आर बेसिकली 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस, जी, सी एंड ए, वेयर बेसिकली जी स्टैंड्स फॉर गोइंग कंसर्न assumption। ठीक है, G stands for going concern assumption, C stands for consistency, C stands for consistency and A stands for accrual assumption। A stands for accrual assumption। ठीक है, यहाँ पे भी assumption words है, right। So these are your 3 basic accounting assumptions। पहला हो गया गोइंग कंसर्न, सेकेंड हो गया कंसिस्टेंसी एंड थर्ड इज योर अक्रूअल अजम्पशन। अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि गोइंग कंसर्न क्या है। गोइंग कंसर्न इज बेसिकली कि आज मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो क्या मैं ये यूट्यूब चैनल 1 महीने के बाद या तो 2 महीने के बाद बंद कर दूंगा? नहीं, मैं तो इसको इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए
चलाता ही रहूँगा जब तक मेरे यूज़र्स मेरे वीडियोस को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, तब तक तो ये चैनल मैं अच्छे से चला ही सकता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं बिज़नेस को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं ओपन कर रहा, मैं तो अपने बिज़नेस को भैया लंबे टाइम तक चलाने वाला हूँ। सो दैट इज़ बेसिकली दी गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ठीक है, डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई इससे फ़ायदा क्या है। सेकेंड इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का आपको मीनिंग तो पता ही होगा। कंसिस्टेंसी मतलब क्या, कोई भी चीज़ जैसी है वैसे ही हमें रखना है, राइट, या तो उसको फॉलो करते रहना है। तो हमें कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या सिखाता है कि जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने है या तो आप फॉलो कर रहे हो, उसी को फॉलो करते रहना है। दैट इज़ बेसिकली नोन एज कंसिस्टेंसी। आज मूड आया कि मुझे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो करने हैं, या तो भैया चलो मैं तो चेंज कर दूंगा, वैसा नहीं करना है। आपको कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करते रहना है, ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो क्वालिटी है वो और अच्छी होगी और वो और बेहतरीन हो जाएगी। एंड अगर वो कंसिस्टेंट होंगे तो ऑब्वियसली जो उसके यूज़र्स है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, ठीक है, वो उसको एवरी ईयर अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर? जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि भाई आपके मार्क्स जो है एग्ज़ाम में वो कंसिस्टेंटली अच्छे आने चाहिए। एक बार 90 आ गए, दूसरी बार 50 आ गए, 40 आ गए, 30 आ गए, तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं अच्छा लगेगा। घर पे पिटाई होगी वो अलग से, है ना। तो जैसे मार्क्स में कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, वैसे ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। थर्ड इज अक्रूवल अजम्पशन। अक्रूवल अजम्पशन ऐसी चीज़ है कि जो हमें सिखाता है कि जब हम लोग कुछ सेल करते हैं या तो परचेस करते हैं, उसी टाइम पे हमें वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, ना कि जब उसका या तो हमें पैसे रियलाइज़ हो या तो हमने उसको पैसे दिए हो। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने किसी को सेल किया, ठीक है, तो जब वो बंदा आया मेरे शॉप पे, लेट्स से कि स्टेशनरी के शॉप है, राइट, अब बोलोगे सर हमेशा आप स्टेशनरी बेचते रहते हो, है ना। तो अगर वो बंदा मान लो आता है मेरी स्टेशनरी के दुकान पे और मैं उसको एक पेन देता हूँ और वो चला जाता है, वो बोलता है कि भाई पैसे मैं बाद में दूंगा। सो अकॉर्डिंग टू अक्रूवल अजम्पशन, अगर मैंने आज उसको पेन सेल किया है तो मुझे उसी डेट पे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, ना कि जब वो मुझे पैसे देने आएगा। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अक्रूवल अजम्पशन। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने कीवर्ड्स भी मेंशन किए, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपके एग्जाम में वो काफ़ी काम आएगा। अब सबसे पहला गोइंग कंसर्न अजम्पशन, इसके हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं और डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सीएबल पीरियड। तो गोइंग कंसर्न हमें क्या समझाता है कि जो भी बिजनेस है ना मेरा, वो मैं इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू करने वाला हूँ। भैया मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि बिजनेस को मुझे ताला मार के 1 महीने में चले जाना है, ठीक है। सेकेंड, नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस, ठीक है, मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं है कि मैं बिजनेस को क्लोज कर दूँ नियर फ्यूचर में, ओके। थर्ड, इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, इट इज हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोइंग कंसर्न के बेस पे ही हम लोग इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब ये हमने आगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी डिस्कस किया था कि कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसी चीज़ है कि जो हम लोग लंबे टाइम के लिए यूज़ करने वाले हैं। ये ऐसा एक्सपेंस है, जैसे कि मैंने कोई मशीनरी परचेस किया या तो बिल्डिंग परचेस किया, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको 1 या 2 महीने के लिए यूज़ करने वाला हूँ, मैं उसको सालों तक यूज़ करूँगा। सो दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, उसका ऑपोजिट, जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं, मेरे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, वेजेस मैंने पे किया, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो दीज आर रिलेटेड टू माई डे टू डे एक्सपेंस। तो ये है क्या है, ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो डिफ्रेंसिएशन है वो आप लोग गोइंग कंसर्न के बेस पे करते हो। अब समझ आया कि हमने जो पढ़ा था आगे वो क्यों हम लोगों ने पढ़ा है और क्यों करते हैं। क्योंकि गोइंग कंसर्न में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि बिजनेस तो लंबे टाइम के लिए चलने वाला है, इसलिए तो मुझे आज उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा ना कि भाई बिल्डिंग जो है वो तो मेरा लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा और जो मेरा लेट्स से स्टॉक है, इन्वेंट्री है, वो तो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए हो जाएगा। क्लियर? हमारा नेक्स्ट पॉइंट वही है, फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड, ठीक है। जो मैंने अभी बोला कि जो हमारे फिक्स एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग या तो स्टॉक, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, राइट,
तो ये तो हमारे करंट एसेट्स हो जाएंगे। फिक्स एसेट्स में प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी। तो फिक्स एसेट्स जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने वाले हैं वो कौन डिसाइड करता है, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न अजम्पशन, इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, फिक्स एसेट्स के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन को हम लोग चार्ज करेंगे। सो गोइंग कंसर्न अजम्पशन इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप गाइज यू आर क्लियर। यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है कि जो आपके कीवर्ड्स हो सकते हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीटेडली आता ही है, या तो गोइंग कंसर्न, या तो अक्रूवल, या तो कंसिस्टेंसी। कोई भी एक क्वेश्चन आएगा जिसको, या तो कोई भी एक अकाउंटिंग अजम्पशन होगा जो आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो हमेशा आपके जो भी आंसर है उसमें आप लोग कीवर्ड्स हमेशा इंक्लूड करें। दिस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। और हमेशा कोई एग्जामिनर जो भी होगा ना, वो आपके क्वेश्चन में वही ढूंढता है, राइट। सी स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली नाउ वी आर इन क्लास 11, तो हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेशन तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन कीवर्ड्स को याद रखना है। क्लियर। सो अब आप लोग वो लेवल पे आ गए हो कि जिससे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा कि भाई आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए। सो बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल पीरियड, नो इंटेंशन टू क्लोज, दैट इज योर कीवर्ड। हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश, और डिस्टिंग्विश हमें किसमें मदद करेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर कैपिटल, रेवेन्यू एंड रेवेन्यू रिसीट, जैसे कि कैपिटल रिसीट होता है और रेवेन्यू रिसीट होता है। एंड फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड, फिक्स एसेट के साथ साथ हम लोग जो डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न। क्लियर गाइस। हमारा प्रिंसिपल है दैट इज कंसिस्टेंसी अजम्पशन। अब ये तो नाम से ही पता चलता है कि कंसिस्टेंसी मतलब क्या, कि कोई भी प्रिंसिपल्स या तो अकाउंटिंग मेथड्स जो आपने स्टार्ट किया है फॉलो करना, उसे कंटिन्यूसली या तो कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहना है। जो मैं नहीं बताते कि भाई सुबह जल्दी उठा करो, एक्सरसाइज किया करो, और उसमें क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन उठे और एक्सरसाइज किया फिर सोते रहे पूरा साल, नहीं, उसको कंसिस्टेंटली रखना है। वैसे ही अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को भी कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहना है, ठीक है। जैसे आप लोग कॉमर्स का ज्ञान को फॉलो करते हैं कंसिस्टेंटली, वैसे करते रहना है, ठीक है, उसको बंद नहीं करना है। चलिए, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली एवरी ईयर, ठीक है, उसमें लिखा ही है इट शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली एवरी ईयर, ठीक है। सो हर एक साल आपको उसको फॉलो करना है और एज इट इज उसको मेंटेन करना है। सेकंड, इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको कब मिलेगा, अगर आप लोग जो आपके मेथड्स है उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहेंगे। मान लीजिए आप एवरी ईयर उसको चेंज करेंगे तो क्या होगा कि कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अगर कोई नया बंदा आता है और आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखेगा तो वो तो कन्फ्यूज ही होता रहेगा कि भैया लास्ट ईयर आपने ऐसा किया था, इस साल आपने पूरा मेथड ही चेंज कर दिया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मान लीजिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करने आएगा और वो देखेंगे कि भैया आपके अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस तो साल भर साल चेंज ही होते रहते हैं, हम ऑडिट कैसे करेंगे। सो जो है अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स या तो जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, उससे हमेशा एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि वो कंसिस्टेंटली जो आपके मेथड्स है वो फॉलो होने चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट वही है, हेल्प्स इन कंपैरिजन। ऑब्वियस है कि अगर मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अपने कंसिस्टेंटली फॉलो करता रहूँगा तो कंपैरिजन के लिए वो चीज़ें काफ़ी इजी हो जाएगी, क्योंकि मुझे लेट्स से प्रीवियस ईयर के साथ कोई भी चीज़ कंपेयर करनी है, ठीक है, मेरे सेल, परचेज, एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, तो ये सारी चीज़ें मैं कब कंपेयर कर सकता हूँ, अगर मैंने एवरी ईयर वो मेथड्स सेम फॉलो किए होंगे तब। देन रिमूव्स पर्सनल बायस। पर्सनल बायस मतलब कि क्या, ऐसे डिसीजंस कि जो आप लोग अपने पर्सनल ग्राउंड्स पे ले रहे हैं और जिससे कि आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो बिगड़ सकता है या तो मैनिपुलेट हो सकता है। समझ आया। पर्सनल बायस मतलब कि आप लोग अपना खुद का दिमाग लगा रहे हो कि यार इसमें मेरा पर्सनल फ़ायदा तो ये है, या तो ये अकाउंटिंग मेथड अगर मैं चेंज करूँगा तो मेरा काम ईजी हो जाएगा या तो मेरा बर्डन कम हो जाएगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, आपका पर्सनल बायस, और इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो सफ़र करेगी। इसलिए ऐसा ना हो, इसीलिए इन लोगों ने क्या बोला है कि हमें कंसिस्टेंटली वो चीज़ें फॉलो करनी है, ताकि पर्सनल बायस की वजह से हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है
वो सफ़र ना करे और उसकी क्वालिटी डिटोरिएट ना हो। क्लियर? नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कैन बी चेंज्ड। ओ सर ये क्या बोल दिया, कब से बोल रहे हो कंसिस्टेंटली फॉलो करो, अब बोल रहे हो चेंज करो। भैया हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया था क्या फीचर्स में, दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो वो फ्लेक्सिबल तो है ही, तो मैं उसको चेंज भी तो कर सकता हूँ। क्लियर? लेकिन कौन से सर्कमस्टेंसेस में चेंज करना है वो हम डिस्कस करते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद द रिमेनिंग पॉइंट्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कब अकाउंटिंग प्रैक्टिस को आपको चेंज करना है। ठीक है, नंबर 1 इज रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। अब लॉ ने ही आपको बोल दिया, ठीक है, जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस या तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाती है, जो बॉडी है उसकी, ठीक है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उन्होंने ही बोल दिया कि भैया आपको ये मेथड फॉलो नहीं करना है। सो ऑब्वियसली हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड, चेंज हेल्प्स इन मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन। ठीक है, किसमें मदद करेगा? मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन, मतलब कि आपके जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उसको आप और अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे अपने यूज़र्स को। ये यूज़र्स वाला मैंने फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, एक्सटर्नल यूज़र्स, इंटरनल यूज़र्स। नहीं देखा है वीडियो, तुरंत जाओ और पहले वो देख लो कि हु आर द यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वरना समझ नहीं आएगा। सो चेंज हेल्प्स इन मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन। तो भैया जो हमारे यूज़र्स है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, अगर उनके लिए इन्फॉर्मेशन, अगर मैं कोई मेथड चेंज करता हूँ, लेट्स से कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने की 2 मेथड्स है। ठीक है, जो मैं प्रीवियसली फॉलो कर रहा था वो मेथड को मैंने चेंज कर दिया। अब चेंज करने की वजह से मेरा जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है या तो मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो और अच्छे हो गए, मतलब कि और मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन हो गया। वैसे सर्कमस्टेंसेस में आप लोग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बोला जाता है फीचर्स में दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। अब याद रखना, ठीक है, ये पॉइंट उसके साथ कनेक्टेड है। सो हमारे क्या था, इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, इट हेल्प्स इन कंपैरिजन, इट रिमूव्स पर्सनल बायस एंड यस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कैन बी चेंज। और उसके 2 सर्कमस्टेंसेस है, एक तो भैया लॉ ने ही बोल दिया है तो उसके ऊपर तो हमारा कुछ नहीं चलने वाला, और इट विल हेल्प यू इन मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन। आई होप गाइस यू आर क्लियर विथ द कंसिस्टेंसी assumption। हमारा जो लास्ट अजम्पशन है दैट इज अक्रूअल अजम्पशन। आई एम श्योर आप लोगों को गोइंग कंसर्न अजम्पशन और कंसिस्टेंसी अब क्लियर है। नाउ कमिंग बैक टू अक्रूअल अजम्पशन, ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू। जब भी आप लोग कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हो, बिजनेस ट्रांजैक्शन ये हम लोग ने डेफिनेशन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में डिस्कस किया था। बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन जिसमें इमीडिएट सेटलमेंट हो जाएगा, सेल परचेज, और जिसमें हम लोग कैश रिसीव कर रहे हैं या तो कैश पे कर रहे हैं। और दूसरा हो जाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन जिसमें कि फ्यूचर डेट पे पेमेंट रिसीव करना है या तो किसी को पे करना है, वो पोस्टपोन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड व्हेन सेटलमेंट टेक्स प्लेस। ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड व्हेन सेटलमेंट टेक्स प्लेस। अगर मान लो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, ये सेल इज डन एंड कंप्लीट ऑन 15 अगस्त। ठीक है, मैंने सेल कर दिया अपनी शॉप में से, अगेन वही एग्जांपल स्टेशनरी शॉप वाला। ठीक है, सो मैंने किसी को स्टेशनरी बेचा 15 अगस्त को। ठीक है, कोई बोलना मत भाई 15 अगस्त को सर शॉप बंद रहती है। ठीक है, एनीवेज, सो 15 अगस्त को मैंने बेचा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रिकॉर्ड इमीडिएटली। क्या लिखा है, रिकॉर्ड इमीडिएट। ओके, सो जिस दिन पे आपने सेल किया है उसी दिन पे क्या करना है, आपको रिकॉर्ड कर लेना है पेमेंट रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑन 18 अगस्त। ठीक है, पेमेंट कब मिला आपको, 3 दिन के बाद 18 अगस्त को। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, इज रेलेवेंट। सो कब आपको पेमेंट मिल रहा है अगेंस्ट योर सेल, दैट इज इररेलेवेंट। अब कंफ्यूज मत होना कि अक्रूअल अजम्पशन सिर्फ सेल के एंगल से ही एप्लीकेबल है, इज इवन एप्लीकेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परचेज। मान लो आप किसी शॉप में जाते हो और आप लोग कोई चीज़ परचेस करते हो, ठीक है, और उसका पेमेंट आप लोग 3 या 4 दिन के बाद करेंगे, लेकिन आपको बुक्स में कब रिकॉर्ड करना है, जिस दिन आपने परचेज किया। इसी एग्जांपल को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। लेट्स से परचेज इज डन एंड कंप्लीट ऑन 15 अगस्त, पेमेंट इज मेड ऑन 18 अगस्त। ठीक है, ये रिसीव्ड की जगह पे
मेड हो जाएगा और यहाँ पे सेल की जगह पे परचेस हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मुझे कौन सी डेट को रिकॉर्ड करना है, 15 अगस्त को ही रिकॉर्ड करना है। दैट इज अक्रूवल अजम्पशन बिकॉज ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू। जब आप लोग बुक्स में या तो जब आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो या तो उसको कंप्लीट कर रहे हो तभी आपको रिकॉर्ड करना है, ना कि जब उसका सेटलमेंट करते हो, मतलब कि कैश रिसीव किया या तो कैश पे किया। आई होप गाइस यू आर क्लियर विथ ऑल द बेसिक अजम्पशंस, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल अजम्पशन। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।